हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्या करेंगे कि सीडीपी को स्टार्ट करेंगे और सीटेट की जो तैयारी होगी हमारी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा कि हम सीडीपी को कवर करेंगे और कोशिश ये रहेगा कि एक वीडियो में एक टॉपिक को हम पूरी तरह से उसके सारे डायमेंशंस को कवर कर लेंगे, ताकि इससे आने वाले जो क्वेश्चन हो हमारे छूटे ना। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा पहला वीडियो होगा वो होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, कि वृद्धि और विकास क्या होता है। सबसे पहले हमने इसलिए इस टॉपिक को चुना है क्योंकि जो हमारा स्टार्ट होता है, जो सीडीपी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस नज़रिए से इसको पढ़ेंगे ताकि हमें क्वेश्चन जो जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो न छूटे। ज़्यादा हमें इसमें पीएचडी नहीं करना है, हमें बस उसी चीज़ को पढ़ना है जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आज से हमारा पहला टॉपिक होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। चूँकि हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो इसमें जो सब कुछ जो हमारा केंद्र में जो होगा वो हमारा बालक होगा। बालक को केंद्र में रख करके हम सारी चीज़ों को सीडीपी में कुछ भी पढ़ेंगे, उसमें सेंटर जो होगा, हमारा जो मुख्य किरदार होगा वो बालक ही होगा। उसके दृष्टिकोण से, क्योंकि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट हमारा टॉपिक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट तो कई डायमेंशंस में होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के टर्मिन अगर हम देखेंगे, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चूँकि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मुख्य किरदार होगा वो बालक का होगा। जो बालक होगा वो हमारे सेंटर में होगा। तो उसी के दृष्टिकोण को, उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एक बालक छोटा होता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें शारीरिक परिवर्तन होता रहता है, वो जैसे जैसे विकास धीरे धीरे बढ़ता है उसमें मानसिक परिवर्तन होता है, उसमें सामाजिक परिवर्तन होता है, उसमें नैतिक परिवर्तन होता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको वृद्धि और जो विकास टर्म है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स लग सकते हैं, एक दूसरे के समानार्थी लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बेसिकली बहुत सारे अंतर होते हैं, जो मूलभूत अंतर होते हैं। उसी चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे। ये सीटेट का एक फेवरेट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इस बार जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था लगभग हर शिफ्ट में इससे सवाल पूछे गए थे। तो इसलिए आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे और हम लोग इस तरह से इस तरीके से कवर करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो वृद्धि और विकास में जो बालक होता है वो जब छोटे से बड़ा होता है तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसके शारीरिक परिवर्तन होते रहता है, उसमें कुछ मानसिक परिवर्तन होता रहता है, सामाजिक परिवर्तन होता रहता है, उसमें कुछ नैतिक परिवर्तन होता रहता है। तो जो बालक में जो परिवर्तन होता रहता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। एक देखेंगे कि उसमें कुछ मात्रात्मक परिवर्तन होते रहते हैं और एक होता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। अब मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम मात्रा और गुणात्मक के बारे में समझेंगे। मात्रात्मक का मतलब होता है दोस्तों क्वांटिटी, क्या होता है, क्वांटिटी। और गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटी। अभी आई होप कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से आपको समझ आएगा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा और क्वालिटी का मतलब होता है कि उसका अच्छा या बुरा होना। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर होता है। मात्रात्मक का मतलब, जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 किलो चीनी है, 1 किलो क्या है, चीनी है। अभी अगर ये 1 किलो चीनी है तो मात्रा में कितना है, इसकी कितनी मात्रा है, इसकी मात्रा आप कहेंगे कितनी है, 1 किलो है। लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें, अब मान लेते हैं कि ये जो चीनी हमारे पास है वो साफ़ नहीं है, इसमें बहुत सारे कचड़ा है, इसमें बहुत सारा कचड़ा है, वो शुद्ध नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब है। मात्रा कितना हुआ, 1 किलोग्राम, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, वो ख़राब है, साफ़ नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 किलोग्राम, और क्वालिटी कितना है, इसका क्वालिटी अच्छा या बुरा है, ये हम कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है। तो आई होप कि क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर होता है वो हो गया, आपको समझ में आ गया। तो जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो सब कुछ एक बालक के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। तो मात्रात्मक और गुणात्मक में यहाँ पे हम किस परिप्रेक्ष्य में लेंगे, बालक के विकास से लेंगे। अब जैसे मात्रात्मक परिवर्तन जो बालक में होता है, मात्रात्मक परिवर्तन कैसा होगा, जैसे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लंबाई बढ़ेगी तो ये मात्रा में परिवर्तन होता रहा है। जैसे वजन, पहले उसका 10 किलो का वजन था, अब मान लेते हैं 40 किलो का वजन हो गया, तो मात्रा में परिवर्तन हुआ उसके। जैसे क्या हुआ, वेट इसका इंक्रीज हो गया। वेट इंक्रीज का मतलब, मान लेते हैं कि पहले अगर 10 किलोग्राम का बालक था तो लास्ट में कितना हो गया, पहले उसके बाद कुछ दिनों बाद 40 किलोग्राम का हो गया। तो इसकी क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ, मात्रा में परिवर्तन हुआ। अब जैसे क्वालिटी में क्या परिवर्तन, क्वालिटी में जैसे
उसके बोलने की क्षमता में परिवर्तन हो रहा है, उसके नैतिकता में, मोरालिटी में परिवर्तन होता रहा है, उसके मानसिक विकास में, मेंटालिटी में चेंज कुछ आ रहे हैं, उसका सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो आई होप कि मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आपको समझ आ गया होगा। अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिकली अंतर क्या होता है। अब ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों कि वृद्धि, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ये लग तो रहा होगा एक समान है, लेकिन इसमें अंतर काफ़ी है। तो जैसे जो ग्रोथ होता है वो हमारा मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब अभी हमने समझ लिया कि लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है, वेट में वृद्धि हो रही है, दो किस में आएगा, मात्रात्मक में। लेकिन जो विकास होता है, जो किसी भी बालक का जो विकास होता है, उसमें मात्रात्मक क्वालिटी तो होती ही होती है, उसमें गुणात्मक क्वालिटी भी होती है। अब गुणात्मक क्वालिटी में जैसे उसकी नैतिकता अच्छी हो रही होगी, उसका शारीरिक विकास जो होगा वो अच्छा हो रहा होगा, उसकी मानसिक विकास अच्छा हो रहा होगा, उसका सामाजिक विकास अच्छा हो रहा होगा। तो ये जो हो रहा होगा इसको कहते हैं विकास। तो वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि मात्रात्मक में, गुणात्मक में। तो अब जो ग्रोथ होता है उसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ क्या होता है, प्रत्यक्ष परिवर्तन। अब जैसे किसी बालक की लंबाई बढ़ रही होगी तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। अब जैसे उसका वेट बढ़ा होगा तो हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ इसका वेट अब बढ़ गया है। छोटा से बड़ा होगा तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन जो विकास होता है वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर उसकी नैतिकता में बदलाव हुआ तो हम उसको देख नहीं पाएंगे कि किस तरह से उसकी नैतिकता में बदलाव हो रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। और ग्रोथ में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में भी हमने देखा कि लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, उसके वजन में वृद्धि हो जाएगी। तो ये एक शारीरिक परिवर्तन। और जो विकास होता है हमारा, वो शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, ये सारी चीज़ें विकास के रूप में आती हैं। और जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ विकास का एक छोटा रूप माना जाता है। क्योंकि अगर विकास ही सिर्फ हुआ है, सिर्फ केवल और केवल विकास हुआ है, वृद्धि हुई है, सॉरी, अगर केवल वृद्धि हुई है तो हम क्या कहेंगे, वो अधूरा मानेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एक, जैसे मान लेते हैं एक मूर्ख व्यक्ति है, एक मूर्ख व्यक्ति है। अब अगर व्यक्ति मूर्ख है और वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट आपको दिखाई देता है, तो पहली बार में तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वह व्यक्ति कैसा है, क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट, उसका आकार, उसका हाव भाव तो एक आम आदमी की तरह दिखेगा। उसकी लंबाई होगी, उसका वेट होगा, शरीर से हष्ट पुष्ट होगा, तो हम कहेंगे कि उसकी वृद्धि हुई है। लेकिन चूंकि वो मूर्ख है, इसका मतलब मूर्ख क्यों है, क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं हुआ होगा, उसका सामाजिक जो बिहेवियर होगा लोगों के प्रति वो अच्छा नहीं होगा, उसकी नैतिकता अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए तो हम उसको मूर्ख कर रहे हैं। लेकिन उसकी तो वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, उसके हाथ पाँव हैं, उसका शारीरिक बनावट सही है, उसकी लंबाई है, उसका वेट है, तो हम कहेंगे कि उसका वृद्धि हुआ है लेकिन विकास नहीं हुआ है। तो विकास का जो छोटा रूप होता है वही वृद्धि होती है, और जो विकास होता है वो विस्तृत रूप होता है। और जो वृद्धि होती है, वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक चलती रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आजीवन लंबाई बढ़ती रहेगी, एक निश्चित समय तक लंबाई बढ़ती है, उसके बाद लंबाई रुक जाती है, आजीवन लंबाई नहीं बढ़ेगी। और जो विकास होता है वो आजीवन होता रहता है। विकास में जैसे हम हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, तो वो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो आजीवन चलता रहता है। और जो ग्रोथ होता है इसको हम माप सकते हैं, इसका मापन संभव होता है, लेकिन इसका मापन थोड़ा सा कठिन होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो अंतर दिया गया है, ये जो टेबल दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इसी टेबल से कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है कि गुणात्मक होती है, कि विकास क्या होता है, मात्रात्मक होता है कि गुणात्मक। कई बार सवाल इस तरह से पूछा गया है कि जैसे पूछ देगा कि विकास क्या है, अब उसमें ऑप्शन देगा कि मात्रात्मक है, कि विकास गुणात्मक है, कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, कि कोई भी नहीं है। तो इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं सीटेट में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को क्या करना है, इस पूरे टेबल को ध्यान रखना है। तो आई होप कि मात्रात्मक और गुणात्मक और वृद्धि और विकास आपको समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि जो विकास होता है उसके आयाम क्या क्या होते हैं। उसके विकास के चूँकि आयाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ने से पहले क्या बोला कि हम एक बालक के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। फालतू हम इसमें पीएचडी करने नहीं बैठे हैं, तो हमें बस उसी चीज़ को देखना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे पढ़ेंगे।
तो विकास के जो विभिन्न आयाम होते हैं, इसके जो विभिन्न पक्ष होते हैं, उसको देखेंगे कि विकास में जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। अब जैसे शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास का मतलब होता है कि दोस्तों की एक जो नॉर्मल तरीका होता है, जो बॉडी में चेंज आते रहते हैं, जो बॉडी में चेंज आते रहते हैं। शारीरिक विकास का मतलब जो बॉडी होती है हमारी, उसमें जो चेंज आ रहा है वही होता है शारीरिक विकास। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले जो बालक होता है इन्फेंट रहता है। इन्फेंट का मतलब जैसे भ्रूणावस्था होती है, सबसे छोटा रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये चिल्ड्रन बन जाता है, बालक बनता है। उसके बाद टीनेजर बनता है, टीनेजर के बाद उसके बाद ये एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद फिर बूढ़ा हो जाता है। तो जैसे भ्रूणावस्था, गर्भावस्था होती है, फिर शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आती है, तो किशोरावस्था आती है, और फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आ जाती है। तो विकास के जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, उसमें जो शारीरिक विकास होता है, ये शारीरिक विकास हो गया कि गर्भावस्था से लेकर के लगातार विकास होता रहता है और प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। तो विकास के आयाम में पहला जो हमारा था वो था शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद जो दूसरा होता है हमारा एक मानसिक विकास। मानसिक विकास का मतलब होता है दोस्तों कि याद करने की क्षमताओं का डेवलपमेंट होना, इमेजिन करने की क्षमता विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है, सोचने की क्षमता। मानसिक विकास में जैसे आपको रिमेंबर करने की क्षमता विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है, इमेजिन करने की क्षमता विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है, सोचने की, थिंकिंग की विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये मानसिक विकास में आता है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास हमने देख लिया। उसके बाद सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास का मतलब होता है कि किसी भी कोई जो बालक होता है, उस बालक का विकास रिलेशनशिप क्या है उसके दो अदर के साथ। मतलब कि जैसे सामाजिक विकास का मतलब कि उसका सामाजिक बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ उसके संबंध कैसे हैं, लोगों के साथ वो किस तरह का रिलेशनशिप रखता है। कि जैसे मान लेते हैं कि उसका एटीट्यूड क्या है, जो उससे बड़े हैं, उससे छोटे हैं, अलग जेंडर के प्रति उसकी क्या बिहेवियर है, तो वो सामाजिक में आता है। उसके अंदर सामाजिकता है कि नहीं है। तो ये बालक का सामाजिक विकास हो गया। अब संवेगात्मक विकास का मतलब, जो संवेगात्मक मतलब इमोशनल, उसके बाद फीलिंग्स है कि नहीं है, फीलिंग्स और इमोशंस, कि वह अपनी फीलिंग को पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है, दूसरे की क्या फीलिंग है उसको पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। तो ये जो तरीका होता है वो संवेगात्मक विकास में आता है। उसके बाद लास्ट होता है एक नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब कि वह इस स्थिति में है कि नहीं कि वह सही और गलत चीज़ों को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है, जो हमारे पास हमारे नॉर्म्स होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, जो कानून होते हैं उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये विकास के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं कि एक फिजिकल डेवलपमेंट की, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। तो ये विकास के अलग अलग आयाम होते हैं। तो कई बार इस पे भी सवाल पूछा गया है कि विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं। अब इसमें से 4 कोई दे देगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो कई बार पूछा गया, सीटेट 2012 में इस पे सवाल पूछा गया था कि मानव विकास को, जो सवाल कैसे पूछा गया था कि मानव विकास को किस जो क्षेत्र हैं उसमें विभाजित किया गया है। तो उसमें अलग अलग क्षेत्र दिया रहता है। जैसे अब यहीं पे इसमें से 4 ऑप्शन उठाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, और उसमें कभी आध्यात्मिक डाल देगा, किसी में मनोवैज्ञानिक डाल देगा। तो अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको समझ लेना है। लेकिन इन 5 चीज़ों को क्या करना है, विकास के जो विभिन्न आयाम हैं उसको याद रहना चाहिए आपको, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास। तो इस पर कई बार पूछा गया है, सीटेट 2019 में भी पूछा गया है, सीटेट 2012 में भी पूछा गया है। तो जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे तब आपको इस बात का महत्व पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे एक एक शब्द क्वेश्चन है, तो बहुत बारीकी से इसको देखना है पूरा वीडियो को। तो आप आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि इसमें जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं। और चूँकि सीटेट में डेफिनेशंस तो पूछा नहीं जाता, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो यूपी टेट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सुपर टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हम कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी रखेंगे, ताकि हमारा क्रिस्टल क्लियर रहे, हमारे एग्जाम में कुछ सवाल की गलती होने की संभावनाएं कम से कम हो। तो एक मनोवैज्ञानिक है हरलॉक, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया। हरलॉक कहते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। कि
उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि जब व्यक्ति में विकास, बालक में जो विकास हो जाता है तो उसमें अलग अलग विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं, उनमें नई नई योग्यताएं दिखाई देने लगती हैं। अब विशेषताएं अच्छी हैं कि बुरी हैं ये हमसे नहीं मतलब, लेकिन हाँ विशेषताएं दिखाई देगी। तो हरलाख का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर बालक में विकास हो रहा है तो विकास होने के बाद, अब जाहिर सी बात है कि विकास होगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो दिखाई देगा। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता, कुछ नई नई विशेषताएं दिखाई देती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नए नए दिखाई देते हैं और कुछ नए नए उसमें योग्यताएं दिखाई देती हैं, उसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। तो ये हरलाख मानते हैं। तो इस डिफिनीशन को याद कर लेना है क्योंकि इसको यूपी टेट में कई बार पूछा गया है और अदर के जो एग्जाम्स होते हैं अदर स्टेट के उसमें भी पूछा गया है। तो लेकिन सीटेट में नहीं पूछा जाता डेफिनीशन, तो यूपी टेट और जो सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक स्किनर ने जो परिभाषा दिया था, उन्होंने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास क्या होता है, एक सतत, सतत का मतलब लगातार चलने वाली कोई प्रोसेस है। विकास क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी हमने पढ़ा भी था कि विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है प्रक्रिया, हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और धीमी प्रक्रिया ये मानते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया होती है बहुत तेज प्रोसेस नहीं होता, ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज कम से कम चीज़ों को याद करें, समझ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हमारी विकसित हो जाए, क्योंकि सीटेट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो हरलाख की परिभाषा कहती है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। और वहीं पे स्किनर की परिभाषा कहती है कि जो डेवलपमेंट होता है हमारा एक कंटिन्यूअस और स्लो प्रोसेस होता है। तो बस दो ही डेफिनेशन आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बाल विकास का जो सिद्धांत होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो इसको मैं 4 स्टार दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो इसमें बाल विकास के सिद्धांत में जो पहला विकास का सिद्धांत है वह है निरंतर विकास का सिद्धांत। अब निरंतर विकास का सिद्धांत क्या होता है, अगेन निरंतर विकास के सिद्धांत में वही फिर स्किनर की अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया होती है, वही होता है कि निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि एक समय ऐसा आएगा जो हमारे सीखने की जो क्षमता होगी रुक जाएगी, हम कुछ न कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो बाल विकास के सिद्धांत का पहला सिद्धांत कहता है कि निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब कि जो हमारी सीखने की प्रक्रिया होती है, हमारी विकास करने की प्रक्रिया होती है, लगातार चलती रहती है। तो इस सारे पॉइंट को ध्यान से आपको सिद्धांत को देखना है, क्योंकि इस पर बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरा होता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर दो बालक हैं, मान लेते हैं कि कोई बालक है 5 साल का ए और ये बी भी 5 साल का है। अब अगर दोनों 5 साल के हैं, सेम सिचुएशन में सेम चीज़, सब कुछ समान परिस्थिति रख दिया जाए, लेकिन इनमें जो विशेषताएं होंगी, उनकी जो विभिन्नताएं होंगी, उनकी जो योग्यताएं होंगी, उनका जो विकास होगा वो अलग अलग होगा, उनकी क्षमता अलग अलग होगी। यानी कि दो जो बालक होते हैं, एक समान आयु के दो बालक, एक समान आयु के बालक में हमेशा विभिन्नताएं पाई जाएगी, चाहे उनको उनका परिवेश, उनका वातावरण सब कुछ उनको सेम कर दिया जाए, लेकिन उनकी जो विभिन्नता होगी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा ही होगा, एक समान वे नहीं होंगे। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि पहला सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास क्या होता है, सतत होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। उसके बाद वैयक्तिक विभिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर दो बालक हैं, उन दोनों बालक की एज सेम है, उन दोनों बालक की परिस्थितियां समान हैं, वातावरण समान है, उनका जो विकास होगा फिर भी अलग अलग होगा, उनमें जो क्षमताएं होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इस बार भी कई शिफ्ट में इससे सवाल पूछा गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इस कंसेप्ट पे कई बार सवाल पूछा गया है, इस साल भी पूछा गया था। अब उसके बाद तीसरा सिद्धांत जो है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं डबल स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का जो सिद्धांत है इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक होता है सिफेलोकॉर्डल, जिसको हम कहते हैं मस्तकाधोमुखी, हिंदी थोड़ा याद करना कठिन है तो आप इंग्लिश को प्रीफर करिएगा, सिफेलोकॉर्डल, और ये प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, इसको एक कुप्पुर स्वामी करके एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको बताया था। तो उनके नाम में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता क्या है।
सिफेलोकॉडल का मतलब होता है दोस्तों कि अगर डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, हेड टू टेल हो रहा है। डेवलपमेंट अगर हो रहा है हेड टू टेल, हेड टू टेल, इसका मतलब सिर से पैर की ओर अगर डेवलपमेंट हो रहा है, सिर से लेकर के पैर की ओर डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि सिफेलोकॉडल। किसी भी बालक का जो विकास होता है अगर वह लंबवत रूप से हो रहा है, लंबवत रूप से सिर से लेकर के पैर हो रहा है, हेड टू टेल हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसका जो विकास है वो सिफेलोकॉडल है, मस्तकाधोमुखी है। पहले सबसे पहले क्या होता है, बालक अपने सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके पश्चात धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते अपने पैरों पे नियंत्रण करना सीखता है। तो सिफेलोकॉडल में क्या होगा, सबसे पहले बालक अपना किस पे नियंत्रण करेगा, अपने सिर पर नियंत्रण करेगा, उसके बाद हाथ पे नियंत्रण करेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर पर नियंत्रण करना सीखेगा। तो यही होता है सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल का मतलब इस सिर्फ और सिर्फ कितना याद रखना है, सिफेलोकॉडल में एक ही चीज़ याद रखनी है, हेड टू टेल होता है। उसके बाद दूसरा होता है सामीप्यता का क्रम, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब ये प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि सेंटर टू पेरिफेरल, सेंटर टू पेरिफेरल मतलब केंद्र से लेकर के केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर इसको विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का विकास होता है, फिर हाथ की अंगुलियों का विकास होता है, उसके बाद संयुक्त विकास होता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। काम की चीज़ क्या है हमारे लिए, बस उसको देखना है। काम की चीज़ ये है कि विकास की दिशा का जो सिद्धांत है उसमें हम सबसे पहले एक देखेंगे कि सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल अगर कहीं भी आता है तो सबसे पहले याद करना है कि हेड टू टेल होता है। अगर कहीं भी प्रॉक्सिमोडिस्टल आता है तो आएगा का सेंटर टू पेरिफेरल, यानी कि केंद्र के बाहर की ओर। क्या होगा, केंद्र से बाहर की ओर। बस इतने पे ही सवाल पूछाया गया, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पूछा गया है, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एनालिसिस करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिफेलोकॉडल हेड टू टेल होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरल केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके पश्चात भुजाओं का विकास होगा, उसके बाद हाथ की अंगुलियों का विकास होगा। किसमें, प्रॉक्सिमोडिस्टल में। सिफेलोकॉडल सिर पहले सिर पे कंट्रोल होगा, उसके बाद हाथ पे कंट्रोल होगा, उसके बाद पैर पे कंट्रोल होगा। तो बाल विकास के 3 सिद्धांत आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आगे देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है परिमार्जिता का सिद्धांत। अब परिमार्जिता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, परिमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि जो बालक होता है अगर उसको अच्छी दशाएं दी जाएं, अगर बालक को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अच्छी चीज़ों को सीखता है। अगर उसको अच्छी चीज़ करने के लिए अच्छे सही तरीके दिए जाएं तो वो क्या करेगा, अच्छी दिशा में उसका विकास होगा। इसी को कहते हैं परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत का मतलब कि उचित प्रयास अगर उसको कराया जा रहा है और उसको सही दिशा दी जा रही है, सही डायरेक्शन दिया जा रहा है, सही परिवेश दिया जा रहा है, तो उसका जो विकास होगा वह सही डायरेक्शन में हो पाएगा। तो इसी को कहते हैं परिमार्जिता का सिद्धांत। उसके बाद है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग का विकास, मतलब पहले क्या करता है, एक संपूर्णता के बारे में ज्ञान करता है, उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को, पहले क्या करता है, संपूर्ण भागों के बारे में, अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा। उसके बाद विशिष्टता की ओर चलता है, संपूर्णता की ओर चलता है, उसके बाद विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इसका जैसे सबसे पहले जो बालक होता है वह अपने पूरे हाथ को हिलाता है, अपने क्या करता है, पूरे हाथ का यूज करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, वो अपनी अंगुलियों का यूज करना शुरू करता है। तो इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद एक हमारा जो सिद्धांत होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस पे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं, इस चीज़ को याद रखना है। जितने भी हमने सिद्धांत लिखे हैं, सिद्धांत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, उसी को हमें पढ़ना है। तो अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब होता है कि जो बालक होते हैं उनका विकास पहले सामान्य विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट विकास होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं कि सबसे पहले बालक जो आकाश में उड़ती हुई चीज़ें देखता है वो हमेशा उसको पक्षी ही समझता है। कोई भी पक्षी हो, कौवा हो, कोयल हो, जो उड़ रहा है, मोर हो, तो सबसे पहले क्या करता है, जब उसको नहीं पता होता है तो अपने दिमाग में ये चीज़ें वो उसके दिमाग में बैठा लेता है कि जितनी उड़ने वाली चीज़ें हैं वो सब पक्षी ही हैं। तो उसका सामान्य विकास हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है तो वो
अलगाव करना समझ जाता है, आइडेंटिफाई करना सीख जाता है कि कौन सा कौवा है, कौन सा कोयल है, कौन सा मोर है। तो वो पहले क्या हुआ, उसका सामान्य विकास हुआ, जितनी भी उड़ने वाली चीज़ थी सबको वो पक्षी ही मानता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो आइडेंटिफाई करना सीख गया कि पक्षी कौन है, मोर कौन है, कोयल कौन है। तो सामान्य से क्या हुआ, उसका विशिष्ट विकास हो गया। उसके बाद एक लास्ट होता है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। जो वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत होता है, ये एक सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है लंबवत न होकर के चक्राकार होता रहता है। जो विकास होता है वो लंबवत न होकर के क्या होता है, लंबवत न होकर के ये विकास होता है चक्राकार होता रहता है। जैसे अगर थोड़ा सा वो आगे गया तो जो पीछे की चीज़ें उन्होंने सीखा था उस चीज़ को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए फिर से पीछे आएगा, उसके बाद फिर से सीखेगा। तो एक साइकिल के क्रम में चीज़ों को क्या करता है, वो सीखते हुए आगे बढ़ता है। तो आई होप कि जितने भी सिद्धांत हैं वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि सिद्धांत से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। जब मैं आपको इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा, तब आपको इस बात का महत्व पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें जो कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है और पूरा लास्ट तक देखना है। अब हमने क्या जितना भी चीज़ें पढ़ लिया, उसमें अगला हमारा टॉपिक है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। जो बालक को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, एक बालक है उसका जो विकास हो रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो बाधक उत्पन्न कर सकती हैं, कि उसके विकास में क्या क्या बाधाएँ आ सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो बाल विकास को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है एक वंशानुक्रम, और उसके बाद दूसरा है वातावरण। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब जैसे वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम में जैसे जिस तरह की बुद्धि पिता के पास होती है, कभी कभी उसी प्रकार के कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसके बालक में दिखाई देने लगते हैं। उसके जो शारीरिक लक्षण होता है, उसका आँख, उसका कान, उसका नाक, कुछ उसी तरह से बालक में क्या होता है, दिखाई देने लगता है। तो कहते हैं ना कि पापा पे पड़ा है, मम्मी पे पड़ा है, तो वो सारी चीज़ें समझते ही होंगे। तो वंशानुक्रम यही होता है। उसके बाद दूसरा होता है वातावरण। मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वातावरण है, क्योंकि किस तरह का परिवेश उसको दिया गया है, किस तरह का माहौल उसको दिया गया है, किस तरह का उसके आसपास के लोग रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा किसी भी बालक को प्रभावित कर सकती है। अगर मान लेते हैं कि कोई बालक है, वो कितना भी इंटेलिजेंट, वंशानुक्रम में मान लेते हैं उसके पिता बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उसका लक्षण, उसके पिता का लक्षण उसमें भी आएगा। लेकिन अगर उसको वातावरण ही नहीं अच्छा दिया जाएगा तो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो मूर्ख ही हो जाएगा। तो वातावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वातावरण बहुत प्रभावित करता है उसकी बुद्धि पे, उसके शारीरिक विकास पे, उसका व्यक्तित्व का विकास किस तरह का होगा, उसका स्वास्थ्य किस तरह का होगा, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी होगी, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसका मानसिक विकास क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण अगर कभी भी पूछता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में, तो सबसे पहला ध्यान किस पे जाना चाहिए, वंशानुक्रम और वातावरण पे। और बहुत सारे कारक हो सकते हैं किसी भी बालक को प्रभावित करने के, लेकिन जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद बालक को प्रभावित करने वाला एक कारक विद्यालय भी हो सकता है, कि बालक जब विद्यालय जाता है तो उसका विकास होता है, वो वहाँ पे क्या करता है, अनुशासन सीखता है, वहाँ पे जा करके किस तरह से श्रम करना है, किस तरह से परिश्रम करना है, उसकी महत्व को समझता है, उसके सामाजिक दायित्वों को, बच्चों के साथ रहता है तो उसका सामाजिक विकास होता है। तो विद्यालय भी क्या होता है, किसी भी बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण फैक्टर्स होता है। उसके बाद एक अगला कारक होता है पौष्टिक भोजन। अगर कोई भी बालक कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसको पौष्टिक भोजन न दिया जाए तो तो दोस्तों, पौष्टिक जो भोजन होता है उसका बालक के विकास को प्रभावित करने वाले में भी बहुत सारा योगदान होता है। यहाँ तक कि एक मनोवैज्ञानिक थे जो सोरेनसन थे, एक मनोवैज्ञानिक है सोरेनसन, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो पौष्टिक भोजन होता है वो शारीरिक विकास का परम मित्र माना जाता है। क्या माना जाता है, शारीरिक विकास का इन्होंने क्या माना है, परम मित्र। शारीरिक विकास का परम मित्र किसको माना है, इन्होंने पौष्टिक भोजन को शारीरिक विकास का एक परम मित्र माना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ हमने जो कारक लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी, इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट में वंशानुक्रम और वातावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला कारक होता है हमारा निद्रा एवं विश्राम। अब निद्रा एवं विश्राम जो होता है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। कुछ लोग होते हैं कि जो
4 घंटे की ही नींद लेते हैं, रात को 1 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। क्योंकि निद्रा और विश्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर शैशवावस्था है तो उसमें 12 घंटे की नींद, बाल्यावस्था है तो 10 घंटे की नींद, किशोरावस्था है तो 8 घंटे की नींद। कम से कम नींद तो पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, नींद में कटौती नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि बालक के विकास में ये भी बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो अगला फैक्टर हमारा है लैंगिक विभिन्नता। लैंगिक विभिन्नता जो होती है ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनका जो विकास होता है ज़्यादा तेज़ी से होता है कॉम्पेरेटिवली किसके, बालक के। तो बालक के विकास में लैंगिक विभिन्नता का भी काफ़ी योगदान होता है। बालकों की तुलना में जो बालिकाएं होती हैं उनका मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। तो लैंगिक विभिन्नता भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जैसे थायराइड ग्रंथियाँ, पैराथायराइड ग्रंथियाँ, ये सभी क्या करती हैं, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स थे, जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हमने क्या किया है, कवर कर लिया है। तो वृद्धि और विकास का जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इस वृद्धि और विकास के चैप्टर से जितने भी सवाल आए हैं अब तक, सीटेट में चाहे हो, चाहे यूपी टेट में हो, चाहे सुपर टेट में जो आए हों, सारे फैक्टर्स को, सारे पर्सपेक्टिव को, सारे डायमेंशंस को हमने कवर किया है। अब इतना अगर आपने ध्यान से देखा है तो सारे डायमेंशंस को क्या किया है, हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक है तो उस प्रीवियस ईयर के बुक से आप देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, आई गारंटी यू। तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो जब हम क्वेश्चन लाएंगे, इस पूरे टॉपिक पे लाएंगे क्वेश्चन, तब आपको इस बात का महत्व पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, तो आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसका सीटेट का फर्स्ट टाइम जिसको देना है, जिसका सीटेट कुछ मार्क्स से रह गया है, या जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, या यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं होप करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करिए इसको। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।